गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार और कॉपीराइट। इससे संबंधित ढेर सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके लिए अति उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। इन कॉपीराइट लॉ, what is the fundamental principle that states that protection is granted to the expression of an idea but not the idea itself? कॉपीराइट कानून में वह मूल सिद्धांत क्या है जो यह कहता है कि संरक्षण एक विचार की अभिव्यक्ति को दिया जाता है लेकिन स्वयं विचार को नहीं? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता का सिद्धांत। ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट सेल, प्रथम विक्री का सिद्धांत। ऑप्शन सी आइडिया एक्सप्रेशन डिक्टोमी, विचार अभिव्यक्ति का द्वैतवाद। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉशन, समाप्ति का सिद्धांत। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी आइडिया एक्सप्रेशन डिक्टोमी, विचार अभिव्यक्ति का द्वैतवाद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आइडिया एक्सप्रेशन डिक्टोमी इज अ core principle in copyright law. It means that while anyone is free to use an idea, कोई भी आइडिया यूज करने के लिए फ्री है, they cannot copy the specific, कॉपी नहीं कर सकते हैं, tangible way in which that idea has been expressed by an author. आइडिया को ऑथर के थ्रू एक्सप्रेस करना है, यानी उस विचार को लेखक द्वारा, ऑथर के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स के ऑथर जो होते हैं या जो भी क्रिएटर हैं वो उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आइडिया एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, a specialized agency of the United Nations, is headquartered in which city? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, का मुख्यालय किस शहर में है? WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए, यह जो है 1967 में स्थापित किया गया था। WIPO 1967 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया, भारत का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑथर? भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार एक व्यक्तिगत लेखक द्वारा रचित साहित्यिक कृति के लिए कॉपीराइट संरक्षण की मानक अवधि क्या है? ऑप्शन ए 50 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन की तारीख से 50 वर्ष। ऑप्शन बी 70 ईयर्स फ्रॉम द ऑथर्स डेथ, लेखक की मृत्यु से 70 वर्ष। ऑप्शन सी द ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। 99 ईयर्स फ्रॉम इट्स क्रिएशन, इसके निर्माण से 99 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो करेक्ट आंसर है लेखक के जीवन काल प्लस 60 ईयर्स, ऑप्शन सी, लेखक का जीवन काल प्लस 60 ईयर्स, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which international treaty deals primarily with the protection of industrial property like patent, trademark, industrial designs? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि मुख्य रूप से पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन जैसी औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए बर्न कन्वेंशन, ऑप्शन बी रोम कन्वेंशन, ऑप्शन सी पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन, ऑप्शन डी WIPO कॉपीराइट ट्रीटी, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस का कन्वेंशन। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड कंजर्वेशन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। द पेरिस कन्वेंशन फर्स्ट एडॉप्टेड इन 1883, पेरिस कन्वेंशन को फर्स्ट टाइम 1883 में एडॉप्ट किया गया। इज अ फाउंडेशनल ट्रीटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इट इंट्रोड्यूस्ड key concept like the right of property and national treatment. The very convention deals with copyright. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। In India, what is the term of protection for newly registered patent under the Patent Act 1970? पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत पेटेंट संरक्षण की अवधि क्या है? भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत एक नए पंजीकृत पेटेंट के लिए संरक्षण की अवधि क्या है, यानी टाइम क्या है इसका? ऑप्शन ए 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, दाखिल करने की तारीख से 10 वर्ष, जब आप पेटेंट दाखिल कर रहे हैं उस तारीख से। ऑप्शन बी 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, अनुदान की तारीख से 14 ईयर 14 वर्ष। ऑप्शन सी 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष। ऑप्शन डी 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, आवेदन दाखिल करने की तारीख से 25 वर्ष। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष। जिस दिन आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दायर किया उस दिन से 20 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में एक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष है, भले ही पेटेंट को वास्तव में कब प्रदान किया गया हो, यानी पेटेंट आपको कब मिला इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि किस तारीख को आपने अप्लाई किया उस डेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। What type of intellectual property protects the ornamental or aesthetic aspect of article rather than its functional features? किस प्रकार की बौद्धिक संपदा किसी वस्तु के कार्यात्मक पहलुओं के बजाय उसके सजावटी या सौंदर्य पहलू की रक्षा करती है? ऑप्शन ए है पेटेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑप्शन डी ट्रेडमार्क, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यानी आपके आर्टिकल की जो है आपके किसी वस्तु के कार्यात्मक पहलुओं के बजाय सजावटी सौंदर्य, यानी क्रिएटिविटी यहाँ पे है, सजावटी सौंदर्य की का प्रोटेक्शन। क्रिएटिविटी का प्रोटेक्शन कौन करेगा?
पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल डिजाइन। आपने कोई चीज क्रिएट किया तो वहां पे इंडस्ट्रियल डिजाइन। चलिए ऑप्शन दे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट प्रोटेक्ट्स द visual design of objects that are not purely utilitarian. It concerns the shape, configuration, pattern or ornament applied to an article. यहाँ पर डिजाइन से रिलेटेड है ये, और जैसे कि शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, ये क्या है, किस तरीके का है, तो उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द TRIPS agreement which sets down minimum standard for IP regulation is an international agreement administered by which organization? TRIPS, TRIPS agreement, TRIPS समझौता जो आईपी विनिमय के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, किस संगठन द्वारा प्रशासित एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? ऑप्शन ए WIPO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। चलिए यह है क्या, इसका जरा एक्सप्रेशन देखिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यवहार संबंधी पहलुओं पर समझौता WTO के तहत एक व्यापक समझौता है जिसके लिए सभी देशों को एक निश्चित स्तर की IP सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does fair dealing in the context of Indian Copyright Act 1957 refers to? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के संदर्भ में फेयर यूज, उचित व्यवहार, फेयर डीलिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द राइट टू सेल अ कॉपीराइटेड वर्क आफ्टर इट्स फर्स्ट सेल। ऑप्शन है कि पहली बिक्री के बाद कॉपीराइट वाली कृति को बेचने का अधिकार। ऑप्शन बी अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट परमिट्स लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन फॉर पर्पस लाइक क्रिटिसिज्म, व्यू एंड रिसर्च। एक कानूनी सिद्धांत जो आलोचना, समीक्षा या शोध जैसे उद्देश्यों के लिए अनुमति के बिना कॉपीराइट के सीमित प्रयोग की अनुमति देता है। ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग अ वर्क फॉर कमर्शियल यूज, वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी कृति को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी मोरल राइट ऑफ एन ऑथर टू बी क्रेडिटेड, एक लेखक का श्रेय दिए जाने का नैतिक अधिकार। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। कॉपीराइट एक्ट में फेयर डीलिंग का मतलब है कि लीगल डॉक्ट्रिन दैट परमिट्स लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन फॉर पर्पज ऑफ क्रिटिसिज्म, रिव्यू एंड रिसर्च। क्रिटिसिज्म के लिए, रिव्यू के लिए, रिसर्च के लिए लिमिटेड यूज, बिना परमिशन के लिमिटेड यूज करने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 सेक्शन 52 जो है इसमें शामिल किया गया है, विशिष्ट उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया गया है जिसके लिए
कॉपीराइट सामग्री का उपयोग मालिक की अनुमति के बिना किया जा सकता है, जैसे कि निजी शोध, निजी उपयोग, आलोचना, समीक्षा। तो ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 52, उस एक्ट के सेक्शन 52 में, धारा 52 में इसको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or are reputed due to that origin. Which of the following is a famous Indian GI? एक भौगोलिक संकेत GI एक ऐसा चिन्ह है जो उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय GI है? यानी एक GI टैग का यूज किया जाता है, तो GI कौन सा है? ऑप्शन ए बासमती राइस, ऑप्शन बी नेहरू जैकेट, ऑप्शन सी बॉलीवुड फिल्म, ऑप्शन डी दार्जिलिंग टी, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो बासमती राइस जो है कहीं GI टैग नहीं है, नेहरू जैकेट भी नहीं है, बॉलीवुड भी नहीं है, यह है दार्जिलिंग टी। करेक्ट ऑप्शन है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग में जो टी आता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। दार्जिलिंग चाय भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था। यह फर्स्ट जो है GI टैग वाला उत्पाद था। यह टैग क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि केवल दार्जिलिंग जिले में उगाई गई चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा जा सकता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा होती है। यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो दार्जिलिंग टी का है वो वहाँ के उस जिले के अंदर जो चाय उगाई जाती है उसकी एक अलग क्वालिटी है और GI टैग उसी को प्रोटेक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 in India, what is the initial period of registration for a trademark? भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण की प्रारंभिक अवधि क्या है? ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकरण की प्रारंभिक अवधि ऑप्शन ए 7 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभिक रूप से 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए ये पंजीकरण किया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो है 10 सालों के लिए है। तो करेक्ट आंसर है 10 ईयर्स बी। भारत में एक ट्रेडमार्क शुरू में 10 साल की अवधि के लिए पंजीकृत होता है। इसे लगातार 10 साल की लगातार अवधियों के लिए अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है, जिससे यह संभावित रूप से स्थायी हो जाता है। यानी इसको बार बार रिन्यूअल किया जाएगा अगले 10 ईयर्स के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बर्न कन्वेंशन ऑफ फाउंडेशन ट्रीटी फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन was first adopted in which year? बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट संरक्षण के लिए एक मूलभूत संधि है, पहली बार किस वर्ष अपनाया गया? बर्न कन्वेंशन के लिए जो एग्रीमेंट है उसका ईयर क्या है? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1925, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इसमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए। साहित्यिक
और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन पहली बार 1886 में बर्न स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था। चूंकि यह वर्ष सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पेटेंट लॉ व्हाट आर 3 फंडामेंटल criteria an invention must meet to be patentable? पेटेंट कानून के एक आविष्कार को पेटेंट योग्य होने के लिए कौन से 3 मौलिक मानदंडों को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए, इट मस्ट बी न्यू, प्रॉफिटेबल एंड कॉम्प्लेक्स, यह नया, लाभदायक और जटिल होना चाहिए। इट मस्ट बी नोवेल, इन्वॉल्व एंड इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियस एंड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यह नवीन होना चाहिए, इसमें एक आविष्कारशील कदम गैर स्पष्ट शामिल होना चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, इट मस्ट बी ओरिजिनल, आर्टिस्टिक एंड हैव नोन अथर, यह मौलिक, कलात्मक होना चाहिए और इसका एक ज्ञात लेखक होना चाहिए। इट मस्ट बी सेक्रेट, वैल्यूएबल एंड डॉक्यूमेंटेड, यह एक गुप्त, मूल्यवान और प्रलेखित होना चाहिए। नन ऑफ द एबव। पेटेंट कानून में एक आविष्कार को पेटेंट योग्य होने के लिए 3 मौलिक मानदंड को पूरा करना होगा। कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है जिससे उसका पेटेंट हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर है इट मस्ट बी नोवेल, इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप एंड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नवीन होना चाहिए, यानी कोई नया चीज उसमें होना चाहिए, वो आविष्कारशील कदम होना चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो वो पेटेंट नहीं किया जा सकता है, यानी उसका इंडस्ट्री में उसका उपयोग हो, उसको बनाया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखिए। इसके 3 मानदंड हैं। दीज 3 क्राइटेरिया कौन? नॉवेल्टी, न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप, सफिशिएंट इन्वेंशन बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, यूजफुल। नवीनतम होना चाहिए, आविष्कारशील होना चाहिए और जो है उपयोगी होना चाहिए, तभी पेटेंट मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What type of intellectual property protects the confidential formula for Coca-Cola? कोका कोला के गोपनीय फार्मूले की रक्षा किस प्रकार की बौद्धिक संपदा करती है? कोका कोला का नाम आपने सुना होगा, यह एक तरल पेय पदार्थ है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है? पेटेंट के थ्रू, कॉपीराइट ट्रेडमार्क के थ्रू, कॉपीराइट के थ्रू, ट्रेडमार्क के थ्रू, ट्रेड सीक्रेट, व्यापार रहस्य के थ्रू, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेड सीक्रेट, व्यापार रहस्य, इसी के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द फार्मूला is protected as trade secret, which is confidential business information that gives a company a competitive edge. Unlike patent, trade secrets are protected for as long as they are kept secret. यह फार्मूला एक व्यापार रहस्य के रूप में संरक्षित है, जो गोपनीय व्यावसायिक जानकारी है जो एक कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देती है। पेटेंट के विपरीत व्यापार रहस्य तब तक संरक्षित रहते हैं जब तक उन्हें गुप्त रखा जाता है, यानी ट्रेड सीक्रेट को जो है तब तक
प्रोटेक्शन मिलता है जब तक उसको सेक्रेट बना के रखा जाता है। जैसे ही उसका सेक्रेट आउट कर दिया जाएगा वो ट्रेड सीक्रेट नहीं रहेगा। तो इसी ट्रेड सीक्रेट के थ्रू कोका कोला का फॉर्मूला प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन author's right to claim authorship of their work and object to any distortion or modification of it is known as। एक लेखक का अपना कृति के लेखकत्व का दावा करने और उसे किसी भी विरूपण या संशोधन पर आपत्ति करने का अधिकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार। ऑप्शन बी नेबरिंग राइट्स, पड़ोसी अधिकार। ऑप्शन सी मोरल राइट्स, नैतिक अधिकार। ऑप्शन डी रिलेटेड राइट्स, संबंधित अधिकार। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। लेखक अपनी कृति, उसका जो वर्क है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए दावा करता है। कहीं मॉडिफिकेशन हुआ है तो उस पर प्रोटेक्शन के लिए दावा करेगा। तो इसका है मोरल राइट्स, नैतिक अधिकार। इसी राइट्स के थ्रू लेखक दावा करेगा कि ये हमारा मॉडिफिकेशन, हमारे वर्क का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। मोरल राइट्स इंक्लूड द राइट ऑफ एट्रीब्यूशन एंड द राइट्स ऑफ इंटेग्रिटी। मोरल राइट्स में क्या क्या आएंगे? राइट्स ऑफ एट्रीब्यूशन एंड राइट ऑफ इंटेग्रिटी। These are distinct from economic rights। और यह जो है मोरल राइट इकोनॉमिक राइट से अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पब्लिक डोमेन रेफर्स टू क्रिएटिव वर्क दैट आर। पब्लिक डोमेन उन रचनात्मक कार्यों को संदर्भित करता है जो ऑप्शन ए अवेलेबल ओनली इन पब्लिक लाइब्रेरीज, केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध है। ऑप्शन बी फ्री फॉर एनी टू यूज विदाउट परमिशन एज दे आर नो लॉन्गर अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। किसी के भी उपयोग के लिए बिना अनुमति के मुफ्त हैं क्योंकि वे अब कॉपीराइट संरक्षण में नहीं हैं। ऑप्शन सी पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्रकाशित हैं। ऑप्शन डी अवेलेबल ओनली थ्रू ओपन सोर्स लाइसेंस, केवल ओपन सोर्स लाइसेंस के माध्यम से उपलब्ध हैं। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यानी पब्लिक डोमेन का क्या मतलब है? यहाँ पब्लिक डोमेन का क्या मतलब है? कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में होती है तो उसका मतलब क्या है कि फ्री फॉर एनीवन टू यूज विदाउट परमिशन। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है फ्री फॉर यूज विदाउट परमिशन एज दे आर नो लॉन्गर अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, फ्री फॉर एनीवन टू यूज विदाउट परमिशन। तो इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है। जब कृतियों की कॉपीराइट अवधि समाप्त हो जाती है या यदि वे पहले स्थान पर कॉपीराइट के लिए कभी पात्र नहीं थे तो वे पब्लिक डोमेन में प्रवेश करते हैं। यानी कॉपीराइट जब खत्म हो जाता है या उनको कॉपीराइट नहीं मिलता है तो वो पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं। एक बार पब्लिक डोमेन में आने के बाद उन्हें किसी के द्वारा भी स्वतंत्र रूप से उपयोग, कॉपी, अनुकूलित किया जा सकता है। यानी कोई भी उसको यूज कर सकता है पब्लिक डोमेन में आने के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेटेंटेड अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत निम्नलिखित में से किसे पेटेंट नहीं कराया जा सकता? ऑप्शन ए अ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग, एक नई फार्मास्यूटिकल दवा। ऑप्शन बी अ न्यू टाइप ऑफ इंजन, एक नए प्रकार का इंजन। ऑप्शन सी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कृषि या बागवानी की विधि।
ऑप्शन डी अ न्यू सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, एक नया सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, और ऑप्शन ई नन ऑफ द। तो पेटेंट किसका नहीं कराया सकता? पेटेंट नहीं कराना है, यानी पेटेंट उसका नहीं हो सकता। फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है इसका पेटेंट होगा क्योंकि इसके फॉर्मूले होते हैं। इंजन का पेटेंट होगा क्योंकि इसके भी फॉर्मूले होते हैं। कृषि या बागवानी की विधि को छोड़ें तो एक नया सॉफ्टवेयर का भी पेटेंट होता है। तो इसमें बचा कृषि या बागवानी की विधि, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो इसको पेटेंट नहीं किया जा सकता। इस रूल के तहत, भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत इसको पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेटेंट के लिए 3 चीजें चाहिए और उन 3 चीजों में शामिल नहीं है। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 में उन चीजों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें आविष्कार नहीं माना जाता। पेटेंट अधिनियम की धारा 3 में उन चीजों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें आविष्कार नहीं माना जाता। इसमें कृषि या बागवानी के तरीके के साथ ही परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार और वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज शामिल है। इसमें क्या क्या है? कृषि बागवानी का तरीका, परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार और वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज, यह जो है पेटेंट में नहीं आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द WIPO कॉपीराइट ट्रीटी of 1996 especially addresses the challenges of protecting work in 1996 की WIPO कॉपीराइट संधि विशेष रूप से किस क्षेत्र में कृतियों के संरक्षण की चुनौती का समाधान करती है? क्या समस्या है इस ट्रीटी में? द ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रसारण मीडिया, द डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल वातावरण, ऑप्शन सी द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल इन्वायरमेंट। प्रॉब्लम है कि डिजिटल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहां कॉपीराइट प्रोटेक्शन का समस्या आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए। WCT जो संधि है, बर्न कन्वेंशन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल वातावरण में कृतियों और उनके लेखकों के अधिकारों को संरक्षण से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस का संरक्षण शामिल है। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस का संरक्षण इस संधि, इस ट्रीटी के माध्यम से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज अ सिंबल नेक्स्ट टू ब्रांड नेम सिग्निफाई? यहाँ एक सिंबल दिख रहा है आपको, सर्कल में आर, सर्कल के अंतर्गत ये आर है। यह सिंबल क्या प्रतीक दर्शाता है? यह प्रतीक जो है क्या शो करता है? अ ब्रांड इज कॉपीराइटेड, ब्रांड कॉपीराइट है। द ट्रेडमार्क हैज बीन अप्लाइड फॉर बट नॉट येट ग्रांटेड, ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया गया है लेकिन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। द ट्रेडमार्क इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द नेशनल ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय में पंजीकृत है। द प्रोडक्ट इज पेटेंटेड, उत्पाद पेटेंटेड है, और नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेडमार्क इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड। आर का मतलब रजिस्टर्ड, जब यह ब्रैकेट के अंदर है तो आर का मतलब है रजिस्टर्ड विद द नेशनल ट्रेडमार्क ऑफिस, यानी ट्रेडमार्क आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय में पंजीकृत है। ये रजिस्ट्रेशन का सिंबल है आर। एक और इसी के तरह एक सिंबल है, उसको भी देखते हैं। आर ट्रेडमार्क, आर जो है सिंबल है, इसको प्रतीक इंगित करता है कि ट्रेडमार्क एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। इसका उपयोग कानूनी रूप से पंजीकृत चिन्ह के मालिकों तक ही सीमित है। एक और है इसमें टीएम, टीएम प्रतीक का उपयोग अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए स्वामित्व का दावा करने के लिए किया जाता है।
दूसरा सिंबल TM है। तो इसका यूज जो है अनरजिस्टर्ड चीजों के लिए किया जाता है, जो पंजीकृत नहीं है। ट्रेडमार्क जो है पंजीकृत नहीं है। सिंबल इज यूज फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टू इंडिकेट अ क्लेम ऑफ ऑनरशिप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एन इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया अंडर द डिजाइन एक्ट 2000? भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत एक औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण की अवधि क्या है? डिजाइन का प्रोटेक्शन कितने साल के लिए मिलता है? ऑप्शन ए है 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की तारीख से 20 ईयर्स। ऑप्शन बी, अ टोटल ऑफ 15 ईयर्स, इनिशियली 10 ईयर्स, एक्सपेंडेड बाई 5 ईयर्स, कुल 15 साल, शुरू में 10 साल, 5 वर्ष विस्तार योग। ऑप्शन सी, 7 ईयर्स, रिन्यूएबल आई इंडेफिनेटली, 7 वर्ष और अनिश्चित काल तक नवीनीकरण। ऑप्शन डी, द लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 60 ईयर्स, निर्माता का जीवन काल प्लस 60 ईयर्स। और ई, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है शुरू में 10 वर्ष और 5 वर्ष विस्तार योग, टोटल ऑफ 15 ईयर्स, कुल 15 सालों के लिए, इनिशियल 10 ईयर्स और 5 ईयर्स एक्सटेंडेबल। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में एक पंजीकृत डिजाइन के लिए संरक्षण की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष है। अनुरोध पर इसे 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस अधिकतम कुल अवधि 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी PCT एडमिनिस्ट्रेटेड बाय WIPO प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर। पेटेंट सहयोग संधि जो WIPO द्वारा प्रशासित है, किसके लिए एक प्रणाली प्रदान करती है? इसमें क्या है? ऑप्शन ए, ऑटोमेटिकली ग्रांटिंग अ ग्लोबल पेटेंट, स्वचालित रूप से एक वैश्विक पेटेंट प्रदान करना। ऑप्शन बी, फाइलिंग अ सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन टू सीक प्रोटेक्शन इन मल्टीपल कंट्रीज साइमल्टेनियसली, एक साथ कई देशों में संरक्षण प्राप्त करने के लिए एक एकल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करना। ऑप्शन सी, रिजॉल्विंग पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच पेटेंट उल्लंघन विवादों का समाधान करना। ऑप्शन डी, हार्मोनाइजिंग द क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में पेटेंट योग्यता के मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना। और ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसमें? ऑप्शन बी, फाइलिंग अ सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन टू सीक प्रोटेक्शन इन मल्टीपल कंट्रीज साइमल्टेनियसली। इसमें है, इस पेटेंट संधि में है कि एक राष्ट्र में, एक देश में आप पेटेंट अप्लाई करेंगे और वर्ल्ड वाइड उसको जो है पेटेंट मिलेगा। इस ट्रीटी के बारे में देखते हैं। द PCT streamlined the process of filing patent in multiple countries. An inventor can file a single international application. एक application, single application दायर करेगा and then later enter the national phase, the specific countries where they want protection. It does not grant a world patent. यह वर्ल्ड पेटेंट नहीं देगा, लेकिन इंटरनेशनल एप्लीकेशन उसको दायर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर नेबरिंग राइट्स? नेबरिंग राइट्स और रिलेटेड राइट्स। नेबरिंग राइट्स और जिसको रिलेटेड राइट्स भी बोलते हैं इन कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट कानून में पड़ोसी अधिकार या संबंधित अधिकार क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, द राइट्स ऑफ ऑथर इन नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों में लेखकों के अधिकार। ऑप्शन बी, द राइट्स ऑफ परफॉर्मर प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कलाकारों, फोनोग्राम के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों के अधिकार। ऑप्शन सी, द राइट्स ऑफ लाइब्रेरीज टू लेंड बुक्स, किताब उधार देने के लिए पुस्तकालयों के अधिकार। और ऑप्शन डी, राइट्स ऑफ द पब्लिक टू एक्सेस वर्क, कृतियों तक पहुंचने के लिए जनता के अधिकार। और नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
नेबरिंग राइट्स क्या है? नेबरिंग राइट्स का मतलब राइट्स ऑफ परफॉर्मर प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कलाकारों, फोनोग्राम निर्माताओं के निर्माता और प्रसारण संगठनों के अधिकार, ये नेबरिंग है। नेबरिंग राइट्स या रिलेटेड राइट्स इनके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए। संबंधित अधिकार उन व्यक्तियों और संस्थाओं के कानूनी हितों की रक्षा करते हैं जो जनता के लिए कृतियों को उपलब्ध कराने में योगदान करते हैं या जो ऐसी विषय वस्तु का उत्पादन करते हैं जो अपने आप में कृति न होते हुए भी आईपी संरक्षण के योग्य है। यानी यह जो है जनता के हितों की रक्षा करते हुए एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं जो आईपी संरक्षण के योग्य है, प्रोटेक्शन के योग्य है, तो रिलेटेड राइट्स के अंतर्गत उनका संरक्षण होता है। ऑप्शन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। अंडर इंडियन लॉ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड एज अ, भारतीय कानून के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किसके रूप में संरक्षित किया जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको संरक्षण किस में किया जाएगा? पेटेंट के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत, लिटरेरी वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट, या ट्रेड सीक्रेट ओनली, या नॉन ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्राइमरी रूप से लिटरेरी वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट, इसके तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 वाज अमेंडेड इन 1994 टू explicitly include computer programs and software within the definition of literary work। जब इसका अमेंडमेंट हुआ, संशोधित हुआ ये एक्ट, तो उसमें लिटरेरी वर्क के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम्स को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द इंटरनेशनल ट्रेटी दैट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज द, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो ट्रेडमार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है किस नाम से जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि जो ट्रेडमार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पेरिस कन्वेंशन, ऑप्शन बी मैड्रिड प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बर्न कन्वेंशन, ऑप्शन डी हेग एग्रीमेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो यह करेक्ट आंसर है मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है ट्रेडमार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है। ट्रेडमार्क के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है। आपका जो ट्रेडमार्क है उसको इंटरनेशनल रूप से पंजीकृत किया जाएगा मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत। मैड्रिड प्रोटोकॉल ट्रेडमार्क धारकों को अपने ट्रेडमार्क कार्यालय में एक एकल आवेदन दाखिल करके कई देशों में अपने चिन्हों के संरक्षण प्राप्त करने का लागत प्रभावी कुशल तरीका प्रदान करता है। यानी मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत जो है अपने ट्रेडमार्क को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट लॉ मीन्स दैट, कॉपीराइट कानून में प्रथम बिक्री सिद्धांत का अर्थ है द ऑथर हैज द फर्स्ट राइट टू सेल देयर वर्क, लेखक को अपने कृति बेचने का पहला अधिकार। वंस अ लीगल कॉपी ऑफ वर्क इज सोल्ड द न्यू ओनर कैन रीसेल और लैंड द पार्टिकुलर कॉपी विदाउट द कॉपीराइट होल्डर्स परमिशन। एक बार जब किसी कृति की कानूनी प्रति बेच दी जाती है तो नया कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना उस विशेष प्रति को फिर से बेचा उधार दे सकते हैं। ऑप्शन सी द फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्क इज द ओनली वन प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, किसी कृति का पहला संस्करण ही कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होता है। ऑप्शन डी है अ वर्क मस्ट बी 1 ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉपीराइटेड, कॉपीराइट के लिए किसी कृति को निर्माण के 1 वर्ष के भीतर बेचा जाना। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका कॉपीराइट कानून में प्रथम बिक्री सिद्धांत का अर्थ है फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल का मतलब है कि वंस अ लीगल कॉपी ऑफ वर्क इज सोल्ड,
जब लीगल कॉपी ऑफ वर्क इज सोल्ड कर देंगे तो न्यू ऑनर कैन रीसेल और लेंड द पार्टिकुलर कॉपी विदाउट द कॉपीराइट होल्डर परमिशन। आप जब उसको सेल कर देंगे, जिसको फर्स्ट सेल बोलेंगे, तो अगला जो है जिसने खरीदा है उसको आपकी परमिशन के बिना यूज कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, टेंजिबल प्रॉपर्टी और नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है टेंजिबल प्रॉपर्टी। मूर्त संपत्ति जो है टेंजिबल, ये बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। मूर्त संपत्ति है क्या? टेंजिबल प्रॉपर्टी भौतिक वस्तुओं जैसे कार, घर को संदर्भित करती है, तो यह जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश्ड बाय द पेरिस कन्वेंशन अलाउ एन एप्लीकेशन टू। पेरिस कन्वेंशन द्वारा स्थापित प्राथमिकता का अधिकार एक आवेदक को अनुमति देता है। किसकी अनुमति देता है? गेट अ पेटेंट ग्रांट फास्टर देन अदर्स, दूसरों की तुलना में तेजी से पेटेंट अनुदान प्राप्त करें। ऑप्शन बी, यूज द फाइलिंग डेट ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इन देयर होम कंट्री एज द इफेक्टिव फाइलिंग डेट फॉर एप्लीकेशन इन अदर नंबर कंट्रीज। अपने गृह देश में अपने आवेदन की दाखिल करने की तारीख को अन्य सदस्य देशों में आवेदन के लिए प्रभावी दाखिल तारीख करने की तारीख के रूप में उपयोग करें। ऑप्शन सी, पे लोअर फी फॉर इंटरनेशनल फाइलिंग, अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग के लिए कम शुल्क भुगतान करें। ऑप्शन डी, हैव देयर एप्लीकेशन रिव्यूड बाय प्रियर कमिटी, एक प्राथमिकता समिति द्वारा अपने आवेदन की समीक्षा करवाए। और ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑफ प्रियोरिटी, प्राथमिकता का अधिकार क्या करता है? यह है यूज द फाइलिंग डेट ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इन देयर होम कंट्री एज अ इफेक्टिव फाइलिंग डेट फॉर एप्लीकेशन। यह जो है अपने देश में आवेदन दाखिल करेगा, उसी डेट से उसको जो है अन्य कंट्रीज में भी उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज, भारत में कॉपीराइट संरक्षण है क्या है? ऑप्शन ए, ग्रांटेड ओनली आफ्टर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन विद द कॉपीराइट ऑफिस, केवल कॉपीराइट कार्यालय में आधिकारिक पंजीकरण के बाद प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक अपॉन द क्रिएशन ऑफ द वर्क, कृति के निर्माण पर स्वचालित। ऑप्शन सी, अवेलेबल ओनली फॉर वर्क्स पब्लिश्ड इन इंडिया, केवल भारत में प्रकाशित कृतियों के लिए उपलब्ध। ऑप्शन डी, कंटीजेंट अपॉन मार्किंग द वर्क विद द सिंबल, सी सिंबल, कृति को सी सिंबल के साथ चिन्हित करने पर निर्भर। और ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। तो इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या है? ऑटोमेटिक अपॉन द क्रिएशन ऑफ वर्क, कृति के निर्माण पर स्वचालित। जैसे ही आपने कॉपीराइट की आपने बनाया, वो कॉपीराइट आपका है। कोई नई चीज बनाया, ऑटोमेटिक कॉपीराइटेड है वो, और इसको आप दाखिल कर सकते हैं कॉपीराइट के लिए। भारत में जैसा कि वन कन्वेंशन का पालन करने वाले अधिकांश देशों में है, कॉपीराइट संरक्षण स्वचालित है और इसके लिए किसी औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक पंजीकरण की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि अदालत में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज टर्म ऑफ पेटेंट प्रोटेक्ट, पेटेंट की अवधि क्या संरक्षित करती है? ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का ब्रांड नाम। ऑप्शन बी, द अंडरलेइंग साइंटिफिक थ्योरी, अंतर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन सी, द राइट ऑफ एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द क्लेम इन्वेंशन, दूसरों को दावा किए गए आविष्कार को बनाने, उपयोग करने या बेचने के बाहर का अधिकार। ऑप्शन डी, द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का सौंदर्य डिजाइन। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है
सी द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द क्लेम्ड इन्वेंशन, दूसरों को दावा किए गए आविष्कार को बनाने, उपयोग करने या बेचने से बाहर करने का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द हेग एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय WIPO कंसर्न्स द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ, हेग समझौता जो WIPO द्वारा प्रशासित है किसके अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है? पेटेंट, कॉपीराइट, GI टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, नन ऑफ द एबव। तो ये है इंडस्ट्रियल डिजाइन। हेग एग्रीमेंट जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेग समझौता एक एकल अंतर्राष्ट्रीय आवेदक के माध्यम से कई देशों में 100 तक औद्योगिक डिजाइनों को पंजीकृत करने के लिए एक व्यावसायिक समाधान प्रदान करता है। इसमें 100 इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं। इसमें हेग एग्रीमेंट में कितने डिजाइन्स हैं? 100। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन है, Which of these works would most likely to be protected by copyright? इनमें से कौन सी कृति सबसे अधिक संभावना कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होगी? A list of facts such as टेलीफोन डायरेक्टरी, तथ्यों की एक सूची जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी। ऑप्शन बी, न्यू नॉवल रिटेन बाय ऑथर, लेखक द्वारा लिखा गया एक नया उपन्यास। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सिंगल वर्ड, एकल शब्द, और नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है अ न्यू नॉवल रिटेन बाय एन ऑथर, एक लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास। तो आज हमारा ये 30 प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपके लिए अति उपयोगी साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।